नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इस हफ्ते के पहले दिन आज शुरू कर रहे हैं फिर से एक और सिलसिला आज का मनी मंत्र का। और आप जानती हैं इसमें खबरें आपसे जुड़ी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी नौकरी, हमारी अर्थव्यवस्था की खबरें जो सीधे आप पर इंपैक्ट करती हैं। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज जो खबरें जिन पर हम गौर करने वाले हैं और उनका विश्लेषण करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज जो बड़ी खबरें हैं पवन, एक तो उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं, हवाई यात्रा शुरू हो गई है। लेकिन सवाल हम ये पूछेंगे खबरें बताकर कि ये उड़ी भी हैं और उड़ भी रही हैं, तो कौन उड़ेगा और कहां उड़ पाओगे? असमंजस ज्यादा हो गया है क्या? उड़ानें तो शुरू हुई लेकिन असमंजस और गहरा गया है क्या? और उड़ान की बातें हैं तो ट्रेन की बात करेंगे। श्रमिक एक्सप्रेस चल रही हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं इनकी तादाद और बढ़ा देंगे अब आने वाले दिनों में। लेकिन दिल्ली से माफ कीजिएगा, मुंबई से बस्ती चली एक ट्रेन, एक श्रमिक एक्सप्रेस, 28 घंटे की दूरी महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, और 4 दिन लग गए। 4 दिन क्यों लग गए, इस पर भी बात होगी। हम मास्क लगाने की बात लगातार कर रहे हैं, सरकार भी कह रही है। और जो मास्क 25 रुपए का है, अब सरकार बाकायदा उससे 3 गुनी से भी ज्यादा दाम पर मोहर लगा रही है कि नहीं, 79-80 रुपए में इन्हें बेच दो। ये कालाबाजारी हो रही है क्या? इसके अलावा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और खास महिलाओं के लिए जो पैसे जनधन खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कि देखिए पैसा दिया जा रहा है, महिलाओं को 500 रुपए दिए जा रहे हैं, उनके खातों में डाल दिए गए हैं। सिर्फ 46% महिलाओं ने वो 500 रुपए निकाले हैं, तो 54% ने वो पैसे क्यों नहीं निकाले? इस संकट काल, इस संक्रमण काल में इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो आपका टैक्स रिफंड होता है, सरकार कह रही है ना कि लोगों को पैसे की जरूरत है, हम इंतजाम कर रहे हैं। आप, मैं, हम सब टैक्स भरते हैं, उसमें कुछ रिफंड भी आता है, पर वो रिफंड आने का जो सिलसिला है उसने गोता खाया है। 67% कम रिटर्न्स के रिफंड मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है? तमाम खबरों पर चर्चा। लेकिन पहली खबर, उड़ानें चालू हो गई, हवाई यात्रा चालू हो गई पवन। लेकिन 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू और कश्मीर, वो कह रहे हैं हम तो क्वारंटीन करेंगे। और जो सबसे बिजी रूट्स हैं, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या गुड़गांव, जो लोग जाना चाहते हैं, यहां पर 7 दिन से 14 दिन की क्वारंटीन की भी बात हो रही है। तो फिर भैया आप हवाई यात्रा करेंगे क्यों? अगर आप मुंबई जाते हैं या बेंगलुरु उतरते हैं, या हैदराबाद में अभी रोकने की बात हो रही है, चेन्नई कह रहा अभी मत शुरू करो, 28-29 से देखते हैं, कोलकाता का भी यही हाल है। और अगर मुझे 14 दिन क्वारंटीन होना होगा हॉस्पिटल में, होटल में या घर में भी, तो मैं जाऊंगा क्यों? संदीप, देखिए इसमें एक बात समझने लायक यह है कि जब से इन्होंने शुरुआत की कि एयरलाइंस के रास्ते खोले जाएं, एयरलाइंस को शुरू किया जाए, शुरू से एक कंफ्यूजन बना रहा। और आप देखेंगे कि पहले मंत्री ने ये कहा कि अभी राज्य सरकारों से मिलकर करेंगे। फिर ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ, 3 दिन बाद आपने ये फैसला किया कि एयरलाइंस को शुरू करते हैं। उसके पहले होम मिनिस्ट्री का एक सर्कुलर आया जिसमें 31 से पहले रेल और एयरलाइंस दोनों बंद करने के निर्देश दिए गए थे। मतलब इसको जो बंद है इसको आगे एक्सटेंशन 31 मई तक के लिए किया गया था। अब फिर से उसके बाद 3 दिन के बाद देखते हैं कि एक सर्कुलर आया जिसमें से एयरलाइंस को उस वाले क्लॉज से निकाल दिया गया, उस जो गाइडलाइंस आई थी उसमें से। तो देखेंगे कि पहले शुरू करें, नहीं करें, राज्य सरकारों से बात करें, राज्य सरकारों को टेबल पे लाया जाए, एक ऐसी बात की जाए कि इसमें से एक बीच का रास्ता निकाला जाए, एक सर्वसम्मति से इसके ऊपर एक मुहर लगाई जाए, सर्वसम्मति से रास्ता निकाला जाए, कैसे शुरू करेंगे, क्वारंटीन का क्या होगा। तो जितने विषय इसमें से उन सारे विषयों पे एक तरह से कंफ्यूजन बना रहा। और मेरा ऐसा मानना है, जैसे 2 दिन से मैं पढ़ रहा हूं
हरदीप पुरी साहब को कि राज्य सरकारों से उन्होंने बात की, लेकिन इसमें से कई लूप होल्स अभी भी हैं जिसकी वजह से राज्य सरकारों को इस पे आपत्ति है। और देखना ही पड़ेगा आपको कि आनन फानन में इसको शुरू करने की जरूरत क्या थी। क्या मतलब एक बात तो साफ हो रही है पवन जी। कि आम सहमति तो बनाई नहीं गई, कोई कोऑर्डिनेशन, कोई समन्वय राज्यों के साथ नहीं था। मैं नाम ले देता हूं कौन कौन से राज्य है। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप हमारे राज्य में आएंगे तो क्वारंटीन किए जाएंगे, आप घर नहीं जा सकते। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, कर्नाटक, असम, छत्तीसगढ़, मेघालय, उड़ीसा और साथ में जोड़ दो जम्मू एंड कश्मीर जो कि केंद्र शासित राज्य है। और पिछले बुधवार आप मेरे साथ थे पवन, आपने कहा कि आप हरदीप पुरी को सीरियसली नहीं लेते। मैंने उस बात को बड़ी गंभीरता से लिया था कि एक सिविल एविएशन मंत्री के बारे में एक वरिष्ठ पत्रकार ये बात कह रहा है। लेकिन अब मैं आपकी बातों को हाइंडसाइट में बड़ी महत्वपूर्ण मान रहा हूं, क्योंकि हरदीप पुरी कल तक तो ये कह रहे थे, देखिए आरोग्य सेतु ऐप आप ले चलिए, और आरोग्य सेतु ऐप तो आपके पासपोर्ट की तरह है। मतलब पासपोर्ट लेकर ग्रीन चैनल से आप आ गए, किसी ने आपको रोका टोका नहीं। यहां तो रोक टोक हो रही है। तो ये तो कोई पासपोर्ट बना नहीं, और पासपोर्ट है भी आरोग्य सेतु ऐप, और वो भी अब मैंडेटरी नहीं है। आप करवाना चाहें तो ले जाइए, मैंडेटरी भी नहीं है। अब तो वीजा लगने लगा ना, वीजा की जरूरत होती थी विदेश यात्रा के लिए, अब तो इन 11 राज्यों के लिए भी एक तरह का वीजा लग गया ना, कि राज्य सरकारें देखेंगी, वो आपको क्वारंटीन में डाल देंगी। आपको काम कुछ और है, कुछ बिजनेस यात्रा पर जा रहे हैं वो बाकायदा दिखाएंगे तो शायद उनको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। ये तो रायता फैल रहा है ना। अभी जब आप यहां से चलेंगे, मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं। आप चले दिल्ली से रायपुर गए, आप रायपुर में जाके, रायपुर गए आप किसी काम से। रायपुर एक ऐसी जगह है जहां पे बिजनेसमैन बहुत ट्रेवल करते हैं इस रूट पे, दिल्ली रायपुर रूट पे। आप गए वहां पे, क्वारंटाइन हुए, आप बिजनेस करेंगे, क्वारंटाइन होंगे। Exactly. और दूसरी बात, जब इतने कंफ्यूजन, पहले आप एक सर्वसम्मति से रास्ता निकालिए। सारे राज्यों में नियम एक होने चाहिए। आप रायपुर जाएंगे तो कोई और रूल होगा, और आप पटना जाएंगे तो कोई और रूल होगा, और जम्मू कश्मीर जाएंगे तो कोई और रूल होगा। आप ऐसे तो नहीं कर सकते। पूरे देश में सिविल एविएशन के गाइडलाइंस समान हैं, सिविल एविएशन से जुड़े हुए रूल समान हैं, तो फिर अलग अलग राज्यों में जाएंगे और अलग अलग राज्यों में पैसेंजर्स को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तो कौन उड़ना चाहेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस आरोग्य सेतु की बात आप कर रहे हैं, आरोग्य सेतु, इसके टेक्निकलिटीज को आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, शायद आधे मिनट में बता देता हूं। आप सारे उसमें फीड करते हैं, अपने से मुतल्लिक सारे इंफॉर्मेशन उसमें आप डालते हैं। हाँ। तब आरोग्य सेतु सही फंक्शन करेगा और सही तस्वीर पेश करेगा। लेकिन अगर उसमें आप गलत फीड करते हैं तो वो गलत प्रेजेंट करेगा। तो फिर ऐसे जिसको जाना होगा, फर्ज करिए कि हम अगर सूचना छिपाना चाहते हैं तो सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, आरोग्य सेतु केवल एक ढकोसला साबित होगा। आप उसके जरिए जान ही नहीं सकते। तो फिर अगर आप, जो एयरलाइंस से यात्रा करना बहुत सेंसिटिव है, आप दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसका एक ऐसा माहौल है जो जहां पे खुलापन बिल्कुल नहीं है। तो कौन क्वारंटाइन में घूम रहा है, और जो कौन कोरोना लेकर घूम रहा है, और जो उसमें फीड करेगा वो सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा, फिर इसकी जांच पड़ताल आप कैसे करेंगे। तो आप इसको लागू करें या न करें, मेरे हिसाब से दोनों समान बात है। बिल्कुल। और इसमें एक आखिरी पॉइंट और, अब देखिए इतना जब रायता फैल गया है, सरकार ने कहा है कि 3 महीने के लिए देखिए हम दाम बढ़ने नहीं देंगे। वो कैप लगा दिया गया है। अब जैसे दिल्ली मुंबई का है, वो 4 से 10,000 रुपए कि आप 4,000 से 10,000 के बीच में ही आपको रखना है। कोई 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 की टिकट मिलेगी क्या? क्या एयरलाइंस विमान उड़ाएंगे उन्हें 4,000, 5,000, 6,000 पर? इस रायते के बीच अगर विमान उड़ रहे हैं, और मुंबई में अब सिर्फ 25 उड़ानें वहां से उड़ान भर सकती हैं, अब वहां पर 25 विमान, और 25 विमान उतर सकते हैं, जो 1/4 भी नहीं है, उससे भी ज्यादा कम है। तो ये जो प्राइस कैपिंग है, क्या ये रियलिटी हो पाएगी? देखिए, प्राइस कैपिंग में संदीप ये ध्यान रखना पड़ेगा अभी कि अब प्राइस कैपिंग सरकार ने अपनी तरफ से उसको अप्रूवल दिया है, लेकिन बाजार में जो सेंटिमेंट आप देखेंगे, अभी कोई उड़ना नहीं चाहेगा। तो लिहाजा आपको जो संकेत, मतलब आप जो पास्ट के मॉडल्स हैं, पास्ट के एग्जांपल्स हैं, उसके आधार पे अगर आप विवेचना करते हैं तो आपको पता चलेगा कि अगर एयरलाइंस प्राइस बहुत ज्यादा हाई रखेंगी
तो सेंटिमेंट वैसे डाउन है, कोई नहीं उड़ना चाहेगा। तो इस सूरत में मेरा अपना अंदाजा है कि कोई भी रियलिस्टिक, अगर आपके पास फेयर नहीं है, जिस एयरलाइंस के पास नहीं होगा उसके पास पैसेंजर्स नहीं आएंगे। एग्जाम्पल, आप दिल्ली से कोलकाता जाना चाहें, आप प्राइस रखेंगे 10,000। 10,000 दिल्ली से कोलकाता के फेयर के लिए सामान्य दिनों की तुलना में जब फेयर बहुत हाई होते हैं, ऐसे जब एक खास फेस्टिवल के वक्त आप जाना चाहेंगे तो भी 10,000 एक बड़ा फेयर माना जाता है दिल्ली कोलकाता के बीच। तो अगर आप 5,000 रखेंगे या 6,000, उस हिसाब से जैसे जैसे बाकी एयरलाइंस नॉर्मल सिचुएशन में रखती हैं, तभी पैसेंजर्स आएंगे। हाई प्राइस रखेंगे तो आप पैसेंजर्स को पर ये actually discourage नॉर्मल कर रहे हो। सिचुएशन नहीं है, लोग कम उड़ रहे होंगे, रायता फैला हुआ है, क्वारंटीन भी हो सकते हैं, विमान उड़ाएंगी भी कंपनियां, पर कितने उड़ाएंगी ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। और देखिए ये जो कंफ्यूजन है ना, मैं कंफ्यूजन पर चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये सीधा आपसे जुड़ी है ये खबर। दर्शकों, ये आपसे जुड़ी है। अगर आप विमान यात्रा पर जाना चाह रहे हैं, विमान के जरिए कहीं जाना चाह रहे हैं, तो आपको दिक्कतें भी आ सकती हैं, आप अटक भी सकते हैं। और ट्रेन में क्या हाल है? ट्रैफिक जैम, रेल में भी ट्रैफिक जैम हो रहा है। आप कहेंगे कैसी खबर दे रहे हो? बिल्कुल सही खबर दे रहा हूं। ट्रेन टेक्स 4 days इंस्टेड ऑफ 28 hours। 4 दिन लग गए ट्रेन को मुंबई से उत्तर प्रदेश के बस्ती पहुंचने में, जबकि लगते हैं 28 घंटे। और कहा गया ट्रैफिक जैम हो गया। जो रास्ता ट्रेन को लेना था, बस्ती का जो राह थी, इटारसी, भोपाल, झांसी, कानपुर, लखनऊ होते हुए, वो ट्रेन जाती है आगरा, ग्वालियर, हरियाणा, राजस्थान, गाजियाबाद, न जाना कहाँ कहाँ से घूमती हुई, उड़ीसा से घूमती हुई वो ट्रेन बस्ती पहुंचती है। ट्रैफिक जैम हो गया, ये गले उतरती है। रेलवे की दलील बहुत ज्यादा ट्रैफिक था तो रूट बदलने पड़े। जो मैंने भी पढ़ा, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बहुत ट्रैफिक जाम है। 3-4 सवाल हैं इससे, जो ये जानने के लिए तो 3-4 सवाल के आंसर ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहला ये कि जब फुल कैपेसिटी पे रेलवे चलती है तो भी ट्रैफिक जाम का कभी हवाला इन्होंने नहीं दिया। एक सेक्टर है जैसे दिल्ली से मुगलसराय जो बहुत ज्यादा चौकड है, तो इस पे कई बार ट्रैफिक जाम होता है। पूरी तरह से ट्रेनें रेस्टोर नहीं हुई हैं तो ट्रैफिक जाम कैसे है? और ट्रैफिक जाम है तो जिस रूट पे गाड़ियां चल रही हैं उस रूट से आप प्लस माइनस करके एक रूट पे गाड़ी जा सकती है। अब जो गाड़ी लखनऊ आनी है, जो गाड़ी उत्तर प्रदेश जाना है, उसको राउरकेला कैसे चला गया वो? और फिर जो ट्रेनें पटना जानी है वो पुरुलिया कैसे चली गई? तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ट्रैफिक जाम है तो जो ट्रेन की सीधी रूट है या उसके आसपास की रूट लेकर वहां जा सकती हैं ट्रेनें, तो वो अब मध्य प्रदेश के जो ट्रेनें हरियाणा आनी है या पंजाब जाना है वो मध्य प्रदेश कैसे पहुंच जाएगी? तो ट्रैफिक से मुतल्लिक जो ये तर्क दे रहे हैं ये हमारे गले नहीं उतर रही है। नहीं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो है ना पवन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव, वो कह रहे हैं 80% जो ये श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं वो टर्मिनेट कर रही हैं, यानी कि उनका फाइनल डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश या बिहार, इसलिए ये स्थिति हो रही है। नहीं, ये बात समझ में नहीं आती है। देखिए, यादव साहब अभी एक्सटेंशन पे हैं तो सरकार के साथ सुर में सुर मिला के वो वही चाहेंगे जो सरकार अभी बोलती है। तो मेरा ये मानना है कि यादव साहब की बात को आप ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर सकते जैसे वो बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी बात में और मंत्री की बात में कोई ज्यादा का फर्क नहीं है। वो घुमा के उसको बोलना चाहते हैं, थोड़ा उसमें टेक्निकलिटी डालना चाहते हैं, क्योंकि वो रेलवे के एम्प्लॉय हो, रेलवे को समझते हैं शायद इस वजह से। लेकिन आप रेलवे देखिए, जो इसको समझने के लिए कोई आपको रेलवे में नौकरी करना जरूरी नहीं है। जिसने भी हिंदुस्तान में ट्रेन से यात्रा की है वो इस बात को समझ सकता है कि कोई भी ट्रेन अगर मुगलसराय जा रही है तो किसी भी सूरत में पुरुलिया नहीं पहुंच सकती। पुरुलिया है वेस्ट बंगाल में, ट्रेन जा रही है पटना, पुरुलिया कैसे पहुंच गई? बिल्कुल सही बात है। राउरकेला, जिसको बस्ती आना है वो राउरकेला कैसे पहुंच जाएगा? राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक है। अब हम 5-7 खबरें और हैं, 1-1 मिनट हर खबर पर लगाएंगे। पवन, देखिए लगातार लोगों की जेब में पैसा नहीं आ पा रहा है, तत्काल राहत दी जाए, इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। उससे 3-4 खबरें जुड़ी हुई हैं आज। एक खबर है डायरेक्ट टैक्स रिफंड्स डाउन 67% टिल मई 21। आज मई 25 है
और ये खबर थोड़ा सा दर्शकों को समझा दें। आप टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरा, तो आपकी जो कैलकुलेशन है, फर्ज कीजिए आपने 1 लाख रुपए का टैक्स भरा, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कैलकुलेट करता है, वो कहता है कि नहीं नहीं आपको 90,000 देना था, तो उसका रिफंड आ जाता है ऑटोमेटिकली आपके खातों में। पर रिफंड आ नहीं रहे हैं, और रिफंड्स जो डायरेक्ट टैक्स रिफंड्स हैं, दे आर डाउन 67%। पवन, सरकार कह रही है लोगों के खाते में हम पैसा डालेंगे, ब्याज दरें कम कर रहे हैं, हम लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं, सरकार अपना रिफंड नहीं दे रही है। एमएसएमई में भी 3 लाख करोड़ रुपए दिए, 4,95,000 करोड़ तो वापस देने हैं सरकार को, एमएसएमई को। तो सरकार खुद ही पैसे पर बैठी हुई है और ऊपर से कह रही है हम तरलता बढ़ा रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों? ये संदीप, सभी देखिए पास्ट में भी सरकारें ऐसी करती रही हैं, मतलब इसके पहले यूपीए के जमाने में भी होता था, इस सरकार में भी पिछले 6 साल में देखा, कभी आंकड़ा ज्यादा बड़ा होता है, किसी साल आंकड़ा ज्यादा छोटा होता है। तो रिफंड देर से, आप रिफंड देर से देते हैं, रिफंड को रोक के रखते हैं ताकि सरकार के पास उस पैसा वो काउंट करता है, उसका इस्तेमाल होता है। तो आप जब रिफंड रोकते हैं तो नुकसान किसको होता है? जैसे फर्ज करिए नुकसान होगा आपको, हमको, जिनको नहीं रिफंड मिलना है। देखिए, अमूमन सरकार थोड़ा रोकती है, लेकिन मैं आंकड़ा थोड़ा और समझा दूं दर्शकों को। अप्रैल 1 से मई 21, 2019-20 पिछले साल की बात करें तो सरकार ने कितना रिफंड किया था? 48,900 करोड़। और इस साल उसी समय 1 अप्रैल से 21 मई आपने रिफंड कितना किया है? 16,242 करोड़, 32,000 करोड़ कम। मतलब सरकार पैसा रोके बैठी है, सीधा सीधा। सही है। देखिए, डिजाइन वही है, मैकेनिज्म वही होता है, इसके उद्देश्य भी वही होते हैं। ये पैसा सरकार के पास रहेगा, उसके पास इसका वो इसको अकाउंट फॉर करेगी, उसका इस्तेमाल करेगी, वो पैसा आपके पास नहीं आएगा। डिले से देखिए अभी क्या है, आपको देने के बाद सरकार की अकाउंटिंग में ये पैसा नहीं रहता। तो जब सरकार की अकाउंटिंग में पैसा नहीं रहता तो वो गिना जाएगा आपके अकाउंट में। इसका फायदा आपको होगा क्योंकि आपका पैसा है, लेकिन ये जानिए कि इसको डिले करने से सरकार के अकाउंट में पैसा होगा। बिल्कुल, इस पैसे का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि शायद इस वजह से संकट काल चल रहा है, तो सरकार ने इसको रिफंड प्रोसेस को पैसों पर बैठी हुई है, तो पैसा तो आम आदमी को भी चाहिए ना, तो सरकार बैठी हुई है। एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है ये, और आम आदमी को इसके बारे में पता नहीं। जो ये मास्क लगाने की एक डायरेक्टिव सरकार ने जारी किया, और आपको मास्क लगाना चाहिए, जब भी आप सार्वजनिक जगहों पर जाएं आप मास्क जरूर लगाएं। अब हमारी एक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, वो इन चीजों को देखती है, और इन्होंने सख्त कार्रवाई की धमकी भी दी थी कि मास्क अगर आपने ज्यादा कीमतों पर बेचने की कोशिश की, कालाबाजारी की, तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अब दरअसल क्या हो रहा है, जो N95 मास्क हैं वो सरकार ले रही है, खरीद रही है वेंडर्स से, कंपनियों से। कितने रुपए में? 25 रुपए में। लेकिन NPPA, पवन, इन्होंने अप्रूव कितने का कर दिया है रेट? 395 रुपए 5 मास्क के पैक का, यानी कि लगभग 80, टू बी प्रिसाइज 79 रुपीज, 79 रुपए को अप्रूव कर दिया। सरकार खरीद रही है 25 रुपए में, उससे 3 गुना भी ज्यादा कीमत पर अब सरकार ने ठप्पा लगा दिया। मतलब ये क्या लूट मची है? 25 रुपए की चीज आप और मैं खरीदेंगे 80 रुपए में। आपको याद होगा संदीप, जिस N95 मास्क की बात आप कर रहे हैं, जब कोरोना की शुरुआत हुई इस देश में, तो ये एक मास्क मिल रहा था 450 रुपए का। उसके बाद मास्क पे, सैनिटाइजर पे जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने बाकायदा इस पे मीटिंग करके इस पे प्राइस कैप किया था। अभी जिसका आप एग्जांपल दे रहे हैं इसके थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो देखिए इस सरकार में जो ये फैसले अभी हुए हैं कि ठीक है आपको 5 का एक पैक दिया जाएगा, और एक, जैसा कि आपने बताया कि ये एक 80 रुपए का पड़ेगा। मेरे ख्याल से संभव है कि अगले एक आध हफ्ते में इसका रिव्यू हो और इसका राइट प्राइसिंग हो जाए। तो मतलब ऐसा मैं ये मानता हूं कि शायद ये जो राइट अथॉरिटी है उसके नोटिस में न भी आया हो अभी तक, क्योंकि सरकार में 2-4 ऐसे एग्जांपल और भी मैं दे सकता हूं आपको, जिसमें एक हफ्ते में एक फैसला हुआ और अगले हफ्ते सरकार को लगा कि ये फैसला शायद गलत है या इसको रिव्यू करने की जरूरत है, तो उसको सरकार ने रिव्यू किया। तो इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि ये रिव्यू करना चाहिए,
रिव्यू जी, करना चाहिए। जरूरत है, ये बिल्कुल सीधे सही कहा। आम आदमी से रिव्यू जुड़ी करने की खबर जरूरत है। क्या पता रिव्यू 25 हो भी रुपए जाए। की चीज है, सरकार थोड़ा यहाँ संकट काल में, संक्रमण काल में मास्क में भी पैसा कमाएगी, और वो भी 3 गुना। 25 में आप ठीक बात। 25 में आप सोर्स कर रहे हैं, 30 रुपए ले लो, 35 ले लो, 80 रुपए थोड़ा लोगे। अब एक और खबर, जो ये संकट काल, संक्रमण काल की बात कर रहे हैं, मैंने मास्क की बात की, पवन, हेल्थ, स्वास्थ्य क्या हमारी प्राथमिकता है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और हमारा हेल्थ का बजट कितना है? 6% तो कभी हो नहीं पाया, 2-2.5 पर अटका रहता है, उससे भी नीचे ही रहता है। अब यहां पर स्मार्ट सिटीज को लेकर एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। पहले तो ये स्मार्ट सिटीज, अब इनकी चर्चा कम होने लगी है, 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी। अब इनमें 5,861 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके तहत ये स्मार्ट बनती है, ये 100 शहर। इनमें स्वास्थ्य से जुड़े पता है कितने प्रोजेक्ट हैं, पवन? और ये दर्शकों के लिए हैरान करने वाली जानकारी होगी। 5,861 प्रोजेक्ट जो 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए चल रहे हैं, उनमें स्वास्थ्य से जुड़े सिर्फ 69 प्रोजेक्ट हैं, 69। इनका 1%, 5,861। ये हमारी प्राथमिकता है। जिन सिटीज को हम स्मार्ट बना रहे हैं, वहां पर भी स्वास्थ्य का हाल क्या है? और अहमदाबाद तो स्मार्ट से भी सुपर स्मार्ट सिटी है। गृह मंत्री अमित शाह का संसदीय क्षेत्र भी है। वहां के सिविल अस्पताल को डंजियन, मेरे शब्द नहीं है, और हिंदी में डंजियन का मतलब होता है काल कोठरी। काल कोठरी से भी बुरा हाल है वहां के सिविल अस्पताल का, जहां पर कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज हो रहा है। तो हम बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी तो बहुत दूर है, बहुत इतर है, पवन। देखिए, नेशनल जो फेडरल गवर्नमेंट है न, उसकी प्राथमिकता में पहले की सरकारों में भी नहीं था, इनके 6 साल में भी मैंने नहीं देखा कि इनकी प्रायोरिटी पे हेल्थ रहा हो। आप देखेंगे हेल्थ में एक ही काम हुआ है जो थोड़ा सा दिखता है कि इन्होंने नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ा दिए पूरे देश में। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने से नहीं होगा। देखिए, मेडिकल कॉलेज आप खोलेंगे और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों में फर्क क्या है कि आप रोड बनाएंगे तो काम खत्म हो गया। आप जब मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो जब वो उसका निर्माण हो जाएगा खत्म, तब उसका काम शुरू होता है। तो मेडिकल कॉलेज खोलने से नहीं होगा, उसमें सुविधाएं बढ़ाने से होगा, उसमें फैसिलिटीज बढ़ाने से होगा, उसमें तरह तरह के जो बाकी ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं वो इंट्रोड्यूस करने से होगा, वहां पे प्रोफेसर अपॉइंट करने से होगा, उसका मैनेजमेंट बेहतर चले उससे होगा, उसमें जो रोगी आते हैं उसका इलाज बेहतर हो उससे होगा। तो हेल्थ में आप इस सरकार को छोड़ दीजिए, पिछले की सरकारें भी फेल रही हैं, सारी सरकारें प्राथमिकता नहीं है। एक और मैं आंकड़ा दे रहा हूं, उन्होंने भी कोई झंडा नहीं गाड़ा है हेल्थ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी ने कोई झंडा नहीं गाड़ा है। मतलब ये आत्मनिर्भर बनने की बात है। वो जो बस में आप जाते हैं ना, बस में सफर करते हैं, तो सवारी अपने और अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। ये आत्मनिर्भरता का स्वास्थ्य को लेकर आलम ये रहा है देश में कि अपना इलाज खुद करा लो। सरकारी अस्पताल आप अपनी जान अपने आप खतरे में डालकर खुद जाइए, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। देखिए, जो ये स्मार्ट सिटीज की बात है ना, 100 स्मार्ट सिटीज, टोटल मिशन इन्वेस्टमेंट, टोटल कितना पैसा खर्च करने का दावा किया जा रहा है? 2,05,018 करोड़। और उसमें स्वास्थ्य के लिए ये 69 प्रोजेक्ट्स की जो मैं बात कर रहा हूं पवन, 2,112 करोड़, सिर्फ 2,112 करोड़ रुपए लगाए जा रहे 100 शहरों में स्वास्थ्य के लिए। ऊंट के मुंह में जीरा है। ऊंट के मुंह में जीरा है। आप इसमें देखिए, जब ये प्लान हुआ था, कोरोना ने पूरी दुनिया की सरकारों को हेल्थ को एक नए नजरिए से देखने के लिए बाध्य किया है। और जब स्मार्ट सिटी प्लान हुआ था, तब हम लोग स्वास्थ्य को, हेल्थ को इतनी सीरियसली नहीं ले रहे थे जैसे अब हमारी आंखें खुल गई हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद आंखें खुल गई हैं और इसका सरकार में जो नीति नियंता लोग हैं वो इस बात को समझेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। देखिए, स्मार्ट सिटी कहने से नहीं होगा। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मेरा अपना पर्सनल, आप उस पर जानना चाहेंगे तो मैं उसके बारे में मानता हूं कि अब से थोड़े समय के बाद, कुछ सालों बाद, अगर कहीं दूसरी सरकार ने इसकी जांच करवाने की कोशिश की, आगे जाके कोई सत्ता में आए तो ये बिगेस्ट रिप ऑफ साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो इसमें काम हो रहे हैं 5 साल में, जो काम देखेंगे वो काम आपको लगेगा कि 9 दिन चले, 2.5 कोस से ज्यादा नहीं है। ठीक है,
अब मामले दो भी गड़बड़ खबरें है। रह गई, 2 ही मिनट है हमारे पास पवन। अब एक जी। अहम खबर, जो जनधन खातों की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो रही है। सरकार कहती है कि भाई हमने 1,70,000 करोड़ रुपए दिए, उसमें मनरेगा के तहत 2,000 और लोगों को 2,000 चले गए, किसानों को, महिलाओं के खाते में 500 रुपए चले गए। अब 20 करोड़ महिलाओं के खाते में और 500 करोड़ रुपए देने के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खबर क्या आ रही है कि जो ये जनधन खाते हैं, कोरोना के संक्रमण काल में 20 मई तक का आंकड़ा सामने आया है, सिर्फ 46% महिलाओं ने अपने जनधन खाते से पैसे निकाले हैं, 54% ने पैसे ही नहीं निकाले। मतलब उन्हें पैसे की जरूरत है, तत्काल पैसों की जरूरत है, लेकिन 100 में से 46 महिलाओं ने निकाले, 54% महिलाओं ने पैसे निकाले ही नहीं। देखिए उसकी अब मुझे लगता है कि संदीप उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद 500 रुपए निकालने के लिए देखिए प्रपंच भी तो बहुत करने पड़ते हैं ना। जहाँ के जिस तरह के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, पैसे निकालने के लिए उनको प्रपंच भी बहुत करने पड़ते होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद 500 रुपए निकालने के लिए कौन इतनी मेहनत करे, कौन इतनी जहमत उठाए। ऐसी कोई बड़ी रकम भी नहीं है 500 रुपए। नहीं, तो पर आजकल जिनको जरूरत है उतनी उनके भी- लिए बड़ी होती है। देखिए, एक और पैमाना है एमपीसी जिसे कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि आपके पास पैसे हैं तो आप कितना खर्च करेंगे। और इसका जब आकलन किया गया है भारत में और गरीब तबके में, तो ये पाया गया कि 100 में से 70% लोग जितना कमाते हैं उतना ही खर्च भी कर देते हैं। पैसा आएगा वो खर्च कर देंगे, लेकिन यहाँ खर्च भी नहीं हो रहा है। तो प्रपंच वाली ही बात है, या दरअसल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लोग इतने घबराए हुए हैं कि अभी खाते में जितने पड़े हैं कि अभी तो कम में काम चला लेते हैं, बाद का पता नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा क्या, तो देखिए ये भी पैसे बात हो बचा सकती के है। रखो। ये भी बात हो सकती है, ये भी बात हो सकती है, क्योंकि जो जिस तरह की मतलब जो अनसर्टेनिटी है उसके हिसाब से जिसके पास जितना पैसा है, ये भी कोई दूसरा थॉट चल रहा होगा उनके दिमाग में। मैं इससे नहीं इनकार करूंगा कि कौन खर्चे बचा के रखो, 500 रुपए है वो भी रखो अपने पास, क्या जरूरत है, किसी और तरह से भी काम चला लेंगे। ये भी बात हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिरी खबर एक पॉजिटिव खबर है। संकट काल में, संक्रमण काल में, और ये सरकार नहीं लेकर आई, लेकिन जो हम ये खबरें दिखाते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, इनको हम जो तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, आम आदमी इनके बारे में जानता नहीं है। सरकार को मालूम होता है, लेकिन एक दबाव भी बनता है। आम आदमी भी कहता है कि इन खबरों को, अब मास्क 25 रुपए का 80 रुपए में क्यों बिके, तो इन खबरों पर चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी भी हो जाती है। ये कोई हम नकारात्मकता नहीं फैला रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव खबर भी आ रही है कि धीरे धीरे बिजनेस फिर से रिवाइव होने लगा है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, बैक टू बिजनेस स्लोली। और ये कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर 15% प्रोजेक्शंस थी अप्रैल में, जितना काम करते थे उसका सिर्फ 15% ही काम हो पा रहा था। अब मई में ये बढ़कर 60% हो गया है। पावर जो -27% थी प्रोजेक्शन अप्रैल में, मई में सिर्फ -14% रह गई है। इसी तरह से ग्रोसरीज, इनकी जो आवाजाही थी, जो हम सब्जियां लेते हैं, वो 40% गोता खा गई थी, अब वो -25% रह गई है। तो एक धीरे धीरे इकोनॉमी जो हम खोल रहे हैं उसका इंपैक्ट भी दिखने लगा है। पवन, बिल्कुल। आप इसमें देखिए ग्रोसरी में तो ऐसे ये बड़ा नेचुरल ग्रोथ वाली बात है, वो होगी। जैसा कि आपने कहा, दूसरे और सेक्टर, जैसे आपने सीमेंट की चर्चा की, जैसे आपने पावर की चर्चा की, पावर में भी नेचुरल प्रोग्रेशन अभी होगा, क्योंकि बहुत खराब हो चुकी थी हालत, तो वहां से अब कुछ पॉजिटिव भी होगा। सीमेंट की एक बात है, सीमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप देखेंगे मई चल रहा है और जून है, तो जून के बाद जब मानसून आएगा तो सीमेंट के कंजम्पशन में हर साल साइक्लिकल गिरावट आती है। तो अभी अब सीमेंट जिसको खर्च करना है, जिसको सीमेंट का काम करना है, उसके लिए 45 दिन के आसपास टाइम रह गया, तो इसलिए सीमेंट में अभी जो स्पाइक होगा वो इंपॉर्टेंट होगा मेरे ख्याल से, और फिर साइक्लिकल नीचे आता है। तो सीमेंट में जो स्पाइक देखेंगे बाकियों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्पाइक अभी देखा जा सकता है। तो ये पॉजिटिव ग्रीन शूट्स जिन्हें कहते हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। वी शेप्ड रिकवरी तो नहीं हो रही है, ये बात साफ है। वो यू होगी कि डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी होगी, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। हम 10वें नंबर पर भी आ गए हैं, टॉप 10 कंट्रीज में भी आ गए हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। अब ये 1,40,000 के पास आंकड़ा पहुंच रहा है। आपने वक्त निकाला, विश्लेषण किया, पवन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।